Well, aspirants, let's start with the name of Almighty. Full mixed marathon on whole syllabus for wildlife guard. ये फुल मिक्स्ड मैराथन क्या है? देखो, इसमें हम कवर करने जा रहे हैं 3 पोर्शन। नंबर 1 हम मैथमेटिक्स को कवर करेंगे, नंबर 2 हम रीजनिंग पोर्शन को कवर करेंगे और नंबर 3 हम इंग्लिश पोर्शन को कवर करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 25 मार्क्स का है, रीजनिंग 25 मार्क्स का है और इंग्लिश जो है वो 25 मार्क्स की है। तो टोटल हम 75 मार्क्स का इसमें कवर करने वाले हैं। ये मैराथन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने ये एंड तक ये मैराथन देखा तो आपको गारंटी है 75 में 70 मार्क्स आप लेकर आएंगे। आपको इस तरीके से यहां पे समझाया जाएगा, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहले मैराथन में हमने किया था जनरल अवेयरनेस, साइंस और जियोग्राफी। ये हमने पहले मैराथन में कर लिया है, आप वो भी चेक कर लें, वो भी देखें आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहां पे भी हमने करंट रिलेटेड डेटा को ले लिया था और वो एक्सप्लेन भी किया था। तो यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले मैथ पोर्शन को, उसके बाद हम रीजनिंग पोर्शन को लेंगे, फिर हम इंग्लिश पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आप अपनी पेन, अपनी नोटबुक साथ रखें और हमारे साथ शुरू हो जाएं इस काम में। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ रिक्वायर है क्विक रिवीजन के लिए, तो आप हमें इस नंबर पे डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है? फाइंड 35% ऑफ 480। तो अगर हमने फाइंड करना है 35% 480 का, तो आपने कुछ भी नहीं करना है। अगर आप नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट भी है तो सिंपली आपने लेना है डेटा को ऐसे, आपने 35 को लिखना है ऐसे ही और डिवाइड में करना है ये परसेंट की जगह 100, राइट, और मल्टीप्लाई करना है जिसका आपने 35% या जिसकी आपने परसेंटेज निकालनी है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ये मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो यहां से देखो ये 0 और ये 0 जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। ये हमारे पास उड़ रहा है 2 से, 5 2 जार 10 और ये उड़ रहा है 24 से, 24 2 जार 48। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये हमारे पास जो है ये 5 1 जार 5, 5 7 जार 35। अब 35 भी उड़ गया तो यहाँ पे 7 और 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जार 28 और कैरी 2, 7 2 जार 14 और 2 168। तो 168 जो है वो 35% है किसका? 480 का। आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर जो परसेंटेज आपने निकालनी है उस परसेंटेज को ऊपर लिखना है और ये जो परसेंट है इसको आपने डिवाइड में लिखना है और जिसकी आपने परसेंटेज निकालनी है वो आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने इसको कैरी आउट करके उड़ा देना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? इफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अगर कोई नंबर 20% इंक्रीज हो रहा है, इट बिकम्स 360। अगर कोई नंबर 20% इंक्रीज होने के बाद वो हमारे पास आ रहा है उसका रिजल्ट 360, द ओरिजिनल नंबर इज। तो उस टाइम पे ओरिजिनल नंबर क्या होगा? देखो हमारे पास नंबर नहीं है तो हमने लेट करना है x, वो हमारे पास कोई नंबर है। जब हमने लेट किया कि वो नंबर हमारे पास x है तो वो जो x है वो इंक्रीज हो रहा है कितने परसेंट? 20%। तो हम बोलेंगे 20% जो है ये इंक्रीज हो रहा है। और जब ये इंक्रीज हो रहा है मतलब सम करेंगे, इसमें प्लस करेंगे तभी तो इंक्रीज होगा। तो ये हमारे पास टोटल आता है 360 के बराबर, राइट। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 20 और ये परसेंट की जगह मैंने क्या बताया है आपको? डिवाइड में करना है 100, राइट। और ये आएगा हमारे पास 360 और ये x प्लस 20% x है ना, 20% x, तो यहाँ पे x आना है। तो ये आ गया ऐसे। देखो अब आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो डायरेक्टली आप सिंपली क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता क्या होता है? 1 होता है, राइट। ये x के नीचे कुछ नहीं था तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे बन जाएगा 100x, राइट, प्लस इस 20 को इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 20x, राइट, और डिवाइड में करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाई 1 तो ये आएगा 100, राइट। और यहां से आएगा ये किसके बराबर? 360 के बराबर। चलिए ये देखो ये कितना बना? 100 प्लस 20, ये आएगा 120x डिवाइड बाई 100 और इक्वल्स टू 360 के बराबर, राइट। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं, दोबारा लिखता हूं। चलिए तो ये आया था हमारे पास
120x डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 360। यहां तक आपको समझ आई होगी होप। देखो अब ये पहले जीरो की जगह क्या आता है, ये पहले जीरो की जगह ये जीरो आएगा, इस दूसरे जीरो की जगह ये 2 आएगा, और ये 1 की जगह क्या आता है, पॉइंट आता है, पॉइंट, और 1 पीछे बचता है ऐसे। तो ये आएगा 1.2x इक्वल्स टू 360, राइट। अब देखो यहां से मुझे निकालना है x, तो मेरे पास क्या है, x इक्वल्स टू 360, और ये 1.20 जो है 1.2 ही रहेगा, तो ये जाएगा इस साइड, बनेगा 1.2, राइट, 1.2। तो ये आएगा, देखो ये आएगा विच इंप्लाइज x इक्वल्स टू 360। अब ये डिवाइड में 12 है, तो इसके 12 डिवाइड में 12 आया, और ये 0.12 है, ये जो 0.2 है, तो ये डिवाइड में जाएगा 10। जब पॉइंट हटेगा तो इसकी जगह डिवाइड में आएगा 1। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे लिख देता हूँ 360 डिवाइड बाई, ये जो है 1.2 को लिख दूंगा मैं 12, और पॉइंट की जगह नीचे क्या आता है 1, और आगे जितने डिजिट हैं उतने 0, तो पॉइंट के आगे एक ही डिजिट 2 है तो आएगा 0, राइट। तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 360 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 12, तो ये आता है, देखो अब मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 360 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 12, ये आएगा 3600 डिवाइड बाई 12। अब देखो इसको उड़ाना चाहूंगा मैं, 12 1 जार 12, 12 3 जार 36, और 12 0 जार 0, 12 0 जार 0, तो मेरे पास जो x की वैल्यू आई वो किसके बराबर आई, 300 के बराबर, राइट। कौन सा ऑप्शन सही है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अब, चलिए अब हमने निकालना है एवरेज ऑफ, इतने नंबरों का एवरेज हमने निकालना है। जब हम निकालेंगे एवरेज तो हमें क्या करना होता है, सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारे पास जो टोटल नंबर कितने नंबर्स दिए हैं, 1 2 3 4 5, तो जब हमारे पास ये टोटल 5 नंबर्स हैं तो डिवाइड में आएगा 5 नंबर्स। हमारे पास कितने टोटल हैं, 5 हैं, ये 5 से करेंगे डिवाइड, और ऊपर क्या करेंगे, ऊपर करेंगे सम। सम क्या करेंगे, ऊपर करेंगे हम सम, 14 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 30। जब इसको हम सम करेंगे, सम करने के बाद हम डिवाइड करेंगे इसको किससे, 5 से, तो ये हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो इसको जब हम सम करेंगे तो कितना आएगा, सम करने पे 30 56 56 और 76 78 78 और 88 88 और 96 96 और 4 100 100 और 10 110, तो यह आएगा 110 डिवाइड बाई 5, 110 डिवाइड बाई 5, 5 2 जार 10 और 5 2 जार 10, तो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी पार्ट 22 इज द राइट आंसर, और यही इसकी एवरेज है, राइट। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट क्या आता है, एवरेज ऑफ। देखो एवरेज निकालना है, 8 नंबर इज 16, 16 जो है वो एवरेज है किसकी, 8 नंबर हमारे पास हैं कोई, और उनकी जो एवरेज आ रही है वो 16 आ रही है। व्हाट इज देयर टोटल सम, तो उन 8 नंबरों का टोटल सम कितना आने वाला है। देखो हमारे पास जो 8 नंबर हैं, तो आपको जब भी 8 नंबरों का सम निकालना होगा, जब भी आपने दिए गए नंबर्स का सम निकालना होता है, और आपके पास गिवन होता है एवरेज, याद रखना जब आपके पास गिवन हो एवरेज, इन शॉर्ट बता रहा हूं आपको, जब भी आपके पास एवरेज गिवन हो आपने, और नंबर भी गिवन हो, नंबर भी गिवन हो और एवरेज भी गिवन हो, तो आपने निकालना हो सम, तो उस कंडीशन में सिंपल फार्मूला आपने अप्लाई करना होता है, नंबर्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज। याद रखना है जब भी आपके पास एवरेज गिवन हो और नंबर्स दिए गए हो, जिनकी एवरेज दी है वो नंबर्स भी दिए हैं, और आपको निकालना है उन नंबर्स का सम, तो उस टाइम पे आपके पास जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज। चलिए 8 मल्टीप्लाई बाय 16 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आंसर आता है, ये आता है 8 6 जार 48, कैरी आएगा 4, 8 1 जार और 8 1 जार 8 और 4 12, तो 128, यही आपका सम ऑफ दैट नंबर होता है, राइट। तो 128 इज द राइट आंसर। बस ये याद रखना है आपने कि जब भी नंबर गिवन हो और एवरेज गिवन हो तो उसको सीधा मल्टीप्लाई करके चलना है आपने, राइट। नेक्स्ट क्या देखते हैं, चलिए द रेशियो ऑफ टू नंबर्स
इज 5:7। दो नंबर आपके पास दिए हैं, एक उनका रेशो जो दिया है वो 5:7 है, एंड देयर सम इज 96, और उनका सम जो है वो 96 दिया है। तो बताइए वो नंबर्स कौन से हैं। देखो जब भी आपके पास रेशो दिया है, देखो वो नंबर आपके पास गिवन नहीं है, आपके पास उसका उन नंबरों का रेशो दिया है और सम दिया है। तो सबसे पहले आपने लेट करना है वो नंबर। तो आप करेंगे फर्स्ट नंबर क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट नंबर आएगा आपके पास 5x, राइट। और सेकंड नंबर क्या आएगा आपके पास, जो रेशो है वही x, 7x, राइट। और इनका सम किसके बराबर आएगा, 90। इनका सम जब आप निकालेंगे तो आप बोलेंगे 5x प्लस 7x गिव्स 96 इक्वल्स टू 96। देखो ये आएगा हमारे पास 12x इक्वल्स टू 96, राइट। 12x किसके बराबर आया, 96 के बराबर। तो मुझे निकालना है x की वैल्यू, तो x किसके बराबर आएगा, देखो x आएगा इक्वल्स टू 96, ये 96 है, 96, और ये 12 मल्टीप्लाई में है इधर, तो उस साइड जाएगा, कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, डिवाइड में जाएगा। 12 1 आर 12, 12 8 आर 96, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आई, देखो x आया हमारे पास 8। आप पहले में पुट कर दो, ये पहले नंबर में पुट कर दो x की जगह, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 8, देखो 5 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आएगा, 40। और दूसरे में जब ये पुट करोगे 7 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आएगा, 56। तो ये हमारे पास वो दो नंबर है, राइट। ये आ गया हमारे पास राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या बता रहा है। देखो इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के जितने टॉपिक हैं उन टॉपिक्स के हर एक क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, और उनको हम कंप्लीट डिटेल से समझेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना रहे। हर एक एमसीक्यू आपके लिए जरूरी है। चलिए आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कमेंट करें, लाइक करें, चले लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब जब आप देख ही रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, दूसरों तक इसको पहुंचाएं, शेयर कीजिए, राइट। और पीडीएफ अगर आपको रिक्वायर है तो आप हमें व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं, राइट। चलिए यहाँ पे बता रहा है ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। कोई ए है, उसने जो काम किया वो 15 डेज में किया है, राइट। अब देखो व्हाट पार्ट ऑफ वर्क विल ही कंप्लीटेड इन 1 डे। एक दिन में वो कितना काम करेगा भाई, 15 दिन में जो कोई काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा वो काम, बताइए। इसका राइट आंसर क्या आ सकता है, तो इसका राइट आंसर आ सकता है, देखो एक दिन में वो, एक ही 15 दिन में अगर कोई काम कर रहा है तो मतलब उसने एक दिन में एक काम किया, तभी उसने 15 दिन में वो पूरा काम खत्म कर दिया। मतलब एक दिन का रेशो जो आएगा वो आएगा 1/15, राइट। क्योंकि उसने एक दिन में एक ही काम किया होगा ना, मतलब थोड़ा काम किया, तो इसी तरह से उसने 15 दिन में वो मुकम्मल किया होगा। तो एक दिन का जो उसका कंप्लीट वर्क होगा वो होगा 1/15, 15 दिनों में से। मतलब आपका इसको हम बोलते हैं फेवरेबल अपॉन टोटल, राइट। जो आपको निकालना है वो ऊपर, तो मतलब आपने एक दिन निकालना है तो वो ऊपर, और जो टोटल है वो डिनोमिनेटर में वो 15, तो 1/15 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है ए कंप्लीट वर्क इन 12 डेज। ए ने जो काम किया है वो 12 दिन में किया है। ए ने कितने दिन में किया है, 12 डेज में किया है। एंड बी ने जो काम किया है वो कितना किया है, 18 डेज में किया है, राइट। टुगेदर दे कंप्लीट, जब भी आपने टुगेदर निकालना है तो यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ आपको, आपने वो ध्यान में रखना है। देखो ए ने 12 दिन में काम किया, बी ने कितने दिनों में काम किया, वो 18 दिन में उसने काम किया। अब बता रहा है कि दोनों अगर उन काम को मिलके करेंगे तो वो बताओ कितने दिनों में वो काम कंप्लीट करेंगे। ये दोनों अगर ए बी मिल के काम करेंगे, बताओ ये दोनों मिलके कितने दिनों में ये काम करेंगे। तो उस कंडीशन में आपने क्या करना होता है, देखो हमें इसका हमेशा रेशो और एलसीएम निकालना होता है। तो मैं बोलूंगा एक ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, वही 1/12, राइट। और बी जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/18। सबसे पहले आपने ये रेशो लेना है, फिर इसको करना है सम। क्या करना है, सम, बस सिंपल आपने ये काम करना है। पहले उसने 12 दिनों में किया था, आपने लिया एक दिन में किया उसने 1/12, और बी ने किया था 18 दिनों में, आपने किया 1/18। और ये मिल के काम कर रहे हैं, मतलब अब सम ऑफ द वर्क कर रहे हैं ये। चलिए सम ऑफ द वर्क अगर हम करेंगे तो इसका एलसीएम लेना आपको नहीं आता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा 18 1 जार 18 प्लस 12 1 जार 12, राइट। और डिवाइड में करेंगे इसको और इसको मल्टीप्लाई, बताओ कितना आएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 मल्टीप्लाई बाई 12, 8 12 टू दर, अब झटा आप करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये बनेगा 216, राइट। 216 हमारे पास डिनोमिनेटर में आता है, 216,
सॉरी 216, राइट। अब देखो ऊपर कितना आया 30 और 12 प्लस 18 30 डिवाइड बाई 260। अब ये किससे उड़ रहा है, चलो उड़ाते हैं इसको। फिलहाल तो ये 2 से उड़ रहा है, तो 2 से उड़ेगा तो 15 2 जार 30 और 108 जार 216, राइट है। अब किससे उड़ेगा ये, आई थिंक 3 से उड़ रहा है। 5 3 जार 15 और यहाँ से 108 है, 3 3 जार 9 और 3 6 जार 18। तो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 5/36, 5/36। अब चलिए 5/36 हमारे पास राइट आंसर है। अब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल लिया था तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल करेंगे 36/5। तो 5 7 जार 35 लगा पॉइंट और यहाँ पे बनेगा क्या बनेगा 1 है 10, तो 10 5 2 जार 10, तो 7.2 डेज। कौन सा ऑप्शन राइट है, सी पार्ट इज द राइट आंसर, राइट। 7.2 डेज में ए और बी जो है वो मिल के काम करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बता रहा है, ए कार ट्रेवल 210 किलोमीटर इन 3 आवर्स। अगर एक कार जो है वो ट्रेवल कर रही है कितना 210 किलोमीटर 3 आवर्स में, इफ इट्स स्पीड इज, देखो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है 210 किलोमीटर, और क्या दिया है टाइम, टाइम कितना दिया है 3 आवर्स, राइट। यहाँ पे भी किलोमीटर है, यहाँ पे भी आवर्स है, मतलब हाईएस्ट यूनिट दिया है, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हमें निकालनी है स्पीड। तो स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्टेंस कितना है 210/3, 3 1 जार 3, 3 7 जार 21 और ये आया 3 0 जार 0। तो 70 इज द राइट आंसर। 70 किलोमीटर पर आवर उस कार की स्पीड है, तब जाके वो 3 घंटे में 210 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, राइट। चलिए बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट जो है, आपको ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे मैथमेटिक्स में, होप आपको इसी बेस जो है आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। आप बस इनको ध्यान दें कि आप कैसे कर रहे हैं इनको। देखो नेक्स्ट आता है, इफ स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड आपकी 45 किलोमीटर पर आवर है तो डिस्टेंस कवर्ड इन 4 आवर्स, बता रहा है टाइम 4 घंटे में वो कितना डिस्टेंस जो है कवर करेगी। तो राइट देखो यहाँ पे आपके पास स्पीड दी है, स्पीड कितनी दी है 45 किलोमीटर पर आवर, और आपके पास दिया है टाइम, टाइम कितना दिया है 4 आवर्स। आपको निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस किसके बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, राइट। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 45 और टाइम कितना है, टाइम है 4। तो 45 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जार 20 कैरी 2, 4 4 जार 16 और 2 180 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आया हमारे पास 180 किलोमीटर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो है, द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज, देखो 8 और 12 का एलसीएम आपको निकालना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे सीखना है एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालना है आपने किसका 8 और 12 का। तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालने के लिए करना पड़ता है फैक्टराइजेशन। तो आपने ऐसे एक वर्टिकल खींचनी है और एक आपने हॉरिजॉन्टल खींचनी है। तो यहाँ पे आपने लिखना है 8 और यहाँ पे लिखना है 12, राइट। अब देखो सब जो ये दोनों जो हैं ये 2 से उड़ रहे हैं, आपने हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आपने हमेशा प्राइम नंबर से ही उड़ाना है उन चीजों को। प्राइम नंबर कौन से होते हैं 2 3 5 7 11 11 और 13 और 17, इन नंबरों से आपको उड़ाना होता है, राइट। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, फिर ये दोनों 2 से उड़ रहे हैं, 2 2 जार 4, 2 3 जार 12, राइट। अब देखो ये फिर 2 से उड़ रहा है, 2 1 जार 2 और ये 3 तो नहीं उड़ रहा है, 3 ऐसे रहेगा, राइट। अब 3 जो है किससे उड़ेगा, ये भाई 3 से ही उड़ेगा, तो 3 ये 3 1 जार 3। तो हमारे पास जो एलसीएम आता है ये देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यही आया ना हमारे पास। चलिए बताइए इसका एलसीएम क्या आता है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। इसका राइट एलसीएम होता है ये जो आपके पास दोनों में कॉमन चीज आ रही है, इसी का मल्टीप्लाई होता है आपके पास एलसीएम। एलसीएम होता है ये जो यहाँ पे नंबर आए इनका मल्टीप्लाई करके जो नंबर आपके पास आएगा वही आपके पास एलसीएम होता है। तो हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24, 24 इज द राइट आंसर एंड एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, राइट। चलिए नेक्स्ट,
एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि आपके पास दोनों में जो सेम आ रहा है वही लिखना है, बाकी नहीं लिखना है। जो सेम है वही आपका क्या होगा? वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। चलिए जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं इन दोनों का। देखो एलसीएम हम दोनों को इकट्ठे निकाल रहे थे, लेकिन एचसीएफ हमें अलग अलग निकालना पड़ता है। देखो ये 18 है और ये हमारे पास 30 है। दोनों को किससे उड़ाएंगे? दोनों 2 से जा रहे हैं तो 9 2 जार 18 और ये 15 2 जार कितना होता है? 30। अब ये 3 से जा रहा है, देखो 3 3 जार 9, फिर 3 1 जार 3, राइट। और यहाँ पे ये भी 3 से जा रहा है, 3 5 जार 15। अब क्या है? यहाँ देखो 5 5 5 से ही उड़ेगा। अब देखो इसमें क्या आया? इसमें आया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और इसमें क्या आया? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। देखो इसमें कॉमन क्या है? 2 है, हाँ इधर भी 2 है, राइट। तो हमारे पास इसका एक तो आएगा 2, और इसमें 3 है, हाँ इसमें भी 3 है, और दूसरा आएगा हमारे पास 3, राइट। और तीसरा हमारे इधर 3 है, इधर 3 नहीं है तो ये 3 नहीं आएगा। इधर 5 है, इधर 5 नहीं है तो ये 5 भी नहीं आएगा। हमारे पास सिर्फ 2 और 3 दोनों में सेम है। जो चीज सेम होती है वही आपका एल्सियम है। तो हमारे पास 2 और 3 इनको करना होता है मल्टीप्लाई। 2 और 3 इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? 6। तो 6 ही हमारे पास दोनों का HCF है, राइट। ये आपको समझ आया होगा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलिए अब हमारे पास एक और चीज आ रही है यहाँ पे, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस। इनका एलसीएम निकालना है तो हम दोनों को इकट्ठा लेते हैं। ये 5 9 और 15, देखो 2 से नहीं उड़ रहा है, 3 से उड़ रहा है। 3 3 जार 9 और 3 5 जार 15। फिर क्या आता है? 3 1 जार 3, 5 तो नहीं उड़ रहा है, 5 ऐसे ही रहेगा। फिर 5 किससे उड़ेगा? 5 से उड़ेगा, तो ये 5 1 जार 5। तो अब इनको करना है मल्टीप्लाई। 3 3 जार 9, 9 5 जार 45। तो डी पार्ट इज द राइट आंसर। एलसीएम यही है 9 और 15 का। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विद साइड 12 सेंटीमीटर। देखो एक स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो एक साइड अगर 12 है तो ये भी क्या होगी? 12 होगी। ये भी 12, ये भी 12। तो हमें बताया है एरिया निकालना है, किसका? स्क्वायर का। तो देखो आपको याद रखना है एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है उसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, ये होता है साइड स्क्वायर। किसके बराबर होता है? साइड स्क्वायर। साइड कितनी दी है हमारे पास? 12 दी है, तो करो 12 का स्क्वायर। एरिया किसके बराबर आएगा? 12 का स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर मतलब 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 12 12 जार कितना होता है? 144। तो 144 इज द राइट आंसर। इट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड 12, राइट। चलिए अब देखो यहाँ पे एरिया जो होता है, कुछ थोड़ा सा बता रहा हूं। यहाँ पे एरिया जो होता है, देखो हमारे पास ये जो स्क्वायर था, एरिया होता है अंदर वाला हिस्सा। ये पूरे पार्ट को एरिया बोला जाता है। और ये पेरीमीटर जो वर्ड दिया है ना, पेरीमीटर होता है बाउंड्री, ये बाहर वाली बाउंड्री, राइट। बाहर वाली बाउंड्री इसको बोलते हैं पेरीमीटर। अंदर कोई लेना देना नहीं होता पेरीमीटर का। तो चलिए यहाँ पे पेरीमीटर भी निकालना है। देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड 9, ये हमारे पास है पेरीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड क्या दी है? 9। अगर ये 9, ये 9, ये भी 9, तो बोलता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमने निकालनी है बाउंड्री। तो बाउंड्री बताओ, इसमें बाउंड्री जो पेरीमीटर कितनी बाउंड्री है? एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। कितनी साइड से? 4 साइड से। 1 2 3 एंड 4, 4 साइड से। तो यही इसका फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, 4 इंटू साइड। या तो ऐसे आप लिखेंगे 4 इंटू साइड। देखो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड कितनी है? 9 है, 9। 4 9 जार 36, 36 इज द राइट आंसर। दूसरा आपके पास क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स करना होता है आपके पास। आपने 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, तो ये भी आएगा हमारे पास 36, राइट। ये है पेरीमीटर। नेक्स्ट आता है फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विद लेंथ इतने एंड ब्रेड्थ इतने। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ दी है 14 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी है कितना? 6 सेंटीमीटर। आपने निकालना है एरिया, मतलब अंदर वाला हिस्सा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ जब हम करेंगे तो लेंथ कितनी है? लेंथ है भाई 14 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा? 6 4 जार 24, कैरी 2, 6 1 जार 2 और 6 1 जार 6 और 2 8। तो ये आएगा हमारे पास 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, राइट। अब देखो नेक्स्ट बता रहा है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। अगर उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ कितनी है 8 सेंटीमीटर है, तो आपने निकालना है, देखो ये वाला ये वाला निकालना है आपने बाउंड्री। बताओ ब्रेड्थ कितनी है, एक ब्रेड्थ इस साइड, एक ब्रेड्थ इस साइड, एक लेंथ इस साइड, एक लेंथ इस साइड, दो ब्रेड्थ और दो लेंथ है हमारे पास रेक्टेंगल में। तो इसका फार्मूला होता है 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ। याद रखना है आपने, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ। अब दोनों में 2 कॉमन है तो हमें इसका फार्मूला ऐसे लिखते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, राइट। तो 2 आएगा बाहर, लेंथ कितनी है 12 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 8, 12 प्लस 8 कितना होता है 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आता है 40 सेंटीमीटर, राइट। ये राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। देखो आपने निकालना है किसी ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, इसका ये जो है एरिया निकालना है आपने, एरिया निकालना है, ये वाला, ये अंदर वाला एरिया निकालना है। अगर आपके पास ये हाइट, ये वाली बीच वाली लाइन, इसको हाइट बोलते हैं, ये दी है 6 सेंटीमीटर और बेस दी है आपके पास 10 सेंटीमीटर, तो आपने निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का एरिया आप निकालेंगे, तो ट्राइंगल का एरिया जब निकालेंगे आप, तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यह आपको याद रखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जब भी आपने निकालना है तो यहाँ पे 1/2, बेस कितनी है 10 और हाइट कितनी है 6। देखो 2 1 जार 2, 5 2 जार 10, तो यहाँ पे आया 5 मल्टीप्लाई बाई 6, 5 6 जार 30 इज द राइट आंसर। यही एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, फाइंड द एरिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड। देखो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं उसमें क्या आता है, एक हेड आता है, एक टेल आता है। बताओ जब हम किसी कॉइन को बोलना टॉस करेंगे, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हमारे पास हेड आएगा। सबसे पहले हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, तो आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा फटाफट से बता देता हूं। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी याद रखना, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है 1 के बराबर। किसके बराबर, 1 के बराबर। होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1 के बराबर और ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है 0 के बराबर। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होने की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर, ना होने की प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर। तो ये 0 लेस देन x लेस देन 1, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है। ना तो 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है, ना तो 0 से कम प्रोबेबिलिटी होती है। ये एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया कि मैंने एक कॉइन टॉस किया, मैं बताऊंगा हेड आया या टेल आया। आप बताओ, मैं बोलूंगा हेड आया, आप बोलोगे नहीं हेड नहीं आया। मैं बोलूंगा हेड आया, आप बोलोगे हाँ हेड आया। तो आपने जब मैंने बोला हेड आया तो आपने क्या बोला, आया या ना आया। दो ही ऑप्शन आए ना आपके पास, आया या ना आया। आने का भी एक ही था और ना आने का भी चांस एक ही था, राइट। तो यहाँ पे जब मैं कॉइन को टॉस करूंगा, मेरे पास टोटल ऑप्शन कितने आएंगे, एक कॉइन के 2 ऑप्शन आएंगे, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ये आपको याद रखना है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। और हेड आने के चांस कितने, भाई हेड आने के चांस एक है। अगर टेल आने के चांस कितने, टेल आने के चांस भी कितने हैं, एक हैं, राइट है। ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे आपके पास हेड और टेल दो बने हैं ना, सैंपल स्पेस क्या बना, एक हेड बना और एक टेल बना। जब आपने एक कॉइन टॉस किया, या तो हेड आ सकता था या तो टेल आ सकता था। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास, 2 है। याद रखना है 2 है। ये जो 2 है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपको याद रखना है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है NF अपॉन NF। ये NF क्या है, ये फेवरेबल आउटकम होते हैं। क्या होते हैं, फेवरेबल। जो आपने निकालना है वो ऊपर, जो हमारे पास टोटल है वो नीचे। NFS क्या होता है, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम, जो रिजल्ट आपके पास आया वो टोटल होता है। टोटल रिजल्ट कितने आ सकते हैं भाई, हेड और टेल एक कॉइन टॉस करने पे टोटल रिजल्ट क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, मतलब टोटल रिजल्ट 2 आ सकता है। तो NFS की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2। और इसने पूछा है हेड, NFA मतलब फेवरेबल, जो आपने निकालना है। तो यहाँ पे निकालना है क्या है, हेड। बताओ हेड आने के चांस कितने हैं, 1 है। तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। यहाँ पे डी पार्ट इज द राइट आंसर। एक कॉइन जब आप टॉस करेंगे तो आपके हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहा हूं आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को बोला जाता है कि होने के चांस, आने के चांस। देखो हेड आने के चांस कितने थे, 1 थे, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ना आने के चांस कितने थे,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ना आने के चांस भी कितने थे, एक थे। तो इन दोनों का सम जो होता है वो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, 1। होने का चांस और ना होने का चांस, इसका सम जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अब देखो इसको लिखते हैं ई डैश, ना होने के चांस को लिखते हैं ई डैश। अब ये ना होने का चांस कितना होगा, तो आपके पास फार्मूला आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ना होने का चांस इक्वल्स टू 1 माइनस, ये उस साइड चला जाएगा, बनेगा माइनस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ होने का चांस। मैं बोलूंगा मेरे पास टोटल 1 है, उसमें से 50% जो है वो आने के चांस हैं। तो मैं बोलूंगा ना आने के चांस क्या है, तो आप बोलोगे 1 माइनस 50%, तो मेरे पास 50% ही ना आने के चांस हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन ए डाइस। देखो जब आप एक डाइस क्यूब देखा है ना आपने, क्यूब की कितने साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, उसको डाइस बोलते हैं। माचिस की डिब्बी आपने देखी है, या एक क्यूब है उसका 6 साइड्स होते हैं, तो वही आपके पास अब बता रहा है, बताओ आपके पास इवन नंबर आने के चांस कितने हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैंने फार्मूला बताया था एन एफ ए अपॉन एन एफ एस, ये आपको हमेशा याद रखना है, तभी आपके पास आंसर सही आएगा। बताओ हमारे पास टोटल क्यों इसमें डाइस में कितने नंबर होंगे, 6 नंबर होंगे, तो नीचे क्या आएगा, एन एफ एस की जगह आएगा 6। अब बताओ इवन नंबर आने के चांस कितने हैं, तो गिनो, 2 है, 3 है एंड 6 है, 1 2 एंड 3, टोटल हमारे पास ऊपर कितने हैं, 3 हैं, तो 3 अपॉन 6, तो 1 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो 1 अपॉन 2 हमारे पास प्रोबेबिलिटी है इवन नंबर आने के, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5 ऑन ए डाइस। देखो बताओ टोटल डाइस में प्रोबेबिलिटी, टोटल डाइस में हमारे पास कितने नंबर होते हैं, 6। अब 5 आने के चांस कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 और 6 बता रहा है। इस 5 आने के चांस कितने हैं, तो ये 5 आने के चांस कितने हैं, एक बार आ सकता है, ये 2 बार आ सकता है। 5 6 नंबरों में से 5 कितनी बार आ सकता है भाई, एक ही बार आ सकता है, तो इसका नंबर आएगा 1 अपॉन 6। 1 अपॉन 6 प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 5 आने के चांस। इसी तरह से अगर 3 का पूछा जाएगा तो वो भी 1 अपॉन 6। अगर 6 का पूछा जाएगा तो 6 भी कितनी बार है, 1 अपॉन 6 है। अगर 1 का पूछा जाएगा तो 1 अपॉन 6 है। तो ये हमारे पास राइट आंसर है 1 अपॉन 6। नेक्स्ट जो आता है, द 30% ऑफ दिस इक्वल्स। देखो 30%, पहले मैंने आपको समझाया था 30 आपको ऐसे लिखना है, परसेंट की जगह लिखना है डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है जिसका 30%, जिसका आपने परसेंटेज निकालना है। तो ये गया राइट, ये जाएगा 5 से, 5 2 जार 10, ये जाएगा 5 से, 5 5 जार 25, ये 2 1 जार 2, 15 2 जार कितना आता है, 15 2 जार आता है 30। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 5 जब आप करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 75। तो ये डी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, देखो इफ द नंबर डिक्रीजेस फ्रॉम 200 टू 150, अगर नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है 200 से कितना, 150 तक, द परसेंटेज डिक्रीज इज, इसमें परसेंटेज जो डिक्रीज होगी वो बताओ कितनी हो रही है इसमें परसेंटेज डिक्रीज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास डिक्रीज हो रहा है तो आपके पास आपने सॉल्यूशन में लिखना है 200 माइनस जिसमें से कितना कम हो रहा है, 200 में से 150 निकालेंगे तो टोटल कम कितने नंबर हो गए, 50 कम हो गए। कितने हो गए, 50 कम हो गए आपके पास। आपने निकालनी है परसेंटेज। इस कंडीशन में आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये जो कम नंबर हुआ होगा ना इसको लिखेंगे आप सीधे ऐसे, ठीक है। ये लिख दिया आपने, किस में से ये कम हो गया, 200 में से कम हो गया, तो ये 200 को लिखेंगे हम नीचे, राइट, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। किससे करेंगे मल्टीप्लाई, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, बिल्कुल आसान, आपको याद रखना है। और 2 1 जार 2, 2 25 जार 50, तो हमारे पास 25% जो है वो कम हो गया है, राइट। ये परसेंटेज डिक्रीज हुई है हमारे पास, एंड डी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए आप, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर की एवरेज आपने निकालनी है। चलिए देखो, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर की एवरेज आपको निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे आप शेयर करेंगे इस क्लास को, लाइक करेंगे। लाइक का बटन अगर अभी तक नहीं दबाए है तो दबाइए भाई, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरों तक इसको पहुंचाना, सब्सक्राइब करना। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और हमें मोटिवेशन उस एक लाइक से मिलती है। हम आपके लिए जो है मेहनत करते हैं, क्लासेस बनाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है वो कंप्लीट क्लासेस दे रहे हैं हम। और आगे भी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की फ्री कोर्स आपको दिया जाएगा, फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, कंप्लीट सिलेबस कराने की कोशिश करेंगे हम, मैराथन लाएंगे आपके लिए। फिर FAA का सिलेबस हम पूरा का पूरा कंप्लीट विद अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सारा जो है मैथमेटिक्स हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाएंगी क्लासेस। आप बस हमारा सपोर्ट कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और उस मोटिवेशन के बेस पे हम आपके लिए क्लासेस बनाते रहें। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जहां पे आप इस क्लास में बने रहें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एवरेज निकालनी है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर की। तो 10 नेचुरल नंबर की एवरेज निकालेंगे आप, तो क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। जब इनको प्लस करेंगे आप तो एवरेज कैसे निकालते हैं, इनको सम करके डिवाइड करेंगे किससे, 10। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10 है, तो 10 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ये जो सम आएगा इसका, ये आता है 55। कितना आता है, 55। तो इसका 55 डिवाइड बाई 10, तो ये जो एवरेज है 5.5, राइट। ये आपके पास डी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है रेशो। देखो अब हमें क्या निकालना है, रेशो 45 और रेशो 60। सिंपलीफाइड इट। जब भी आपको रेशो निकालना है, जो पहले वाला होता है उसको आप रखते हैं ऊपर न्यूमरेटर में, और जो दूसरे वाला होता है उसको आप डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। दोनों किससे उड़ रहे हैं, 5 से उड़ रहे हैं, 3 से भी उड़ रहे हैं आई थिंक सो। तो 3 से पहले उड़ाने की कोशिश करेंगे इसको। देखो 3 15 जार कितना होता है, 45, और 3 20 जार कितना होता है, 60। अब हम 5 से उड़ाएंगे, 5 3 जार कितना होता है, 15, और 5 4 जार कितना होता है, 5 4 जार होता है 20। तो हमारे पास क्या आएगा, 3/4, 3/4। तो ये जो 3/4 है इसको लिख सकते हैं हम 3:4। तो 3:4 विच वन, सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आता है मैन वॉक। एक आदमी जो है वो 6 किलोमीटर चल रहा है, कितने आवर्स में, वो 1 घंटे में 6 किलोमीटर चल रहा है। डिस्टेंस इन 5 आवर्स, बोलता है 5 घंटे में वो कितना चलेगा। भाई 1 घंटे में वो चल रहा है 6 किलोमीटर, तो 5 आवर्स में कितना चलेगा, 6 × 5 दैट इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ 8 वर्कर्स कंप्लीट ए वर्क इन 6 डेज, 8 वर्कर जो हैं वो 6 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। वर्क डन बाय 1 वर्कर इन 1 डे, एक दिन में एक वर्कर कितना काम करेगा। एक दिन में एक वर्कर जो है वो कितना काम करेगा। जब भी आपके पास क्या दिया हो, वर्कर्स दिया हो और डेज दिया हो, या फिर एवरेज दिया हो, या फिर नंबर दिया हो, उस कंडीशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, उनको करेंगे मल्टीप्लाई। मतलब 8 वर्कर्स ने 6 दिन में वो काम किया, तो मतलब 8 × 6 हम करेंगे, 8 × 6 कितना आएगा, 48। 48 दिन अगर एक बंदा जो है वो काम करेगा उस काम को, तो वो 48 डेज में वो काम करेगा। और इसका जो वर्क डन होगा एक दिन में वो कितना काम करेगा, भाई एक दिन में 1/48, 48 में से एक दिन काम करेगा। ये जो है 1/48 जो है राइट आंसर है। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ। देखो 6 का, 8 का, 12 का एलसीएम निकालना है, तो 2 से जाएंगे, 3 2 जार 6, 4 2 जार 8, और 6 2 जार 12। फिर 2 से जाएंगे, ये 3 तो नहीं उड़ेगा, ये उड़ेंगे, 2 2 जार 4 और 3 2 जार 6। 3 फिर नहीं उड़ेगा, फिर 2 से जाएगा, तो 3 ऐसे रहेगा, 2 1 जार और 3 ऐसे रहे। जो नहीं उड़ेगा उसको ऐसे रखना होता है। अब कौन 3 से जाएगा, 3 1 जार 3 और 3 1 जार, यहाँ भी 3 1 जार 3। तो मेरे पास क्या आया एलसीएम, ये आएगा 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो एचसीएफ निकालेंगे आप 24 का अलग और 36 का अलग। ये 2 से जाएगा 12, ये 2 से जाएगा 6, ये 2 से जाएगा 3, ये 3 से जाएगा 1। एलसीएम आपको, एचसीएफ आपको निकालना आ रहा है, इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूँ। ये भी 2 से जाएगा, 18 2 जार 36। इसको मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, ठीक है। अब किसको, मैं 2 को फिर मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 9 से, 9 2 जार 18। अब 3 से, 3 3 जार 9, और फिर 3 से 3 1 जार 3। देखो इधर 2 इधर भी 2, मतलब 2 आएगा, मल्टीप्लाई भी इधर 2 इधर भी 2, मतलब 2 और आएगा।
इधर टू नहीं है, ये कैंसिल, इधर 3 इधर भी 3, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 भी आएगा। इधर 3 है लेकिन इधर 3 नहीं है, तो ये नहीं आएगा। जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारे पास एचसीएफ होता है। 2 2 4, 4 3 12, तो ये बी पार्ट इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फार्मूला इज। देखो सरकमफ्रेंस, जब सर्कल का सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर, ये बाहर वाली सर्कल की बाउंड्री जब निकालनी होती है आपने, तो उसका फार्मूला होता है सीधे सीधे 2 पाई आर, 2 पाई आर। और जब आपने एरिया निकालना होता है सर्कल का, तो उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये एरिया के लिए होता है और ये पेरीमीटर के लिए होता है। सरकमफ्रेंस का मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल, राइट। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज, देखो आर दिया है 7 सेंटीमीटर रेडियस, सरकमफ्रेंस आपने निकालना है। आपने क्या निकालना है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है? 2 पाई आर के बराबर होता है, आपने याद रखना है। तो 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू उसने बोला है 22/7 और मल्टीप्लाई बाई आर कितना दिया है? 7। देखो 7 और 7 कैंसिल, 22 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 44 इज द राइट आंसर। यही इसका रेडियस सरकमफ्रेंस है, राइट। ये थे कंप्लीट मैराथन मैथ पे। होप आपको ये मैथ का मैराथन अच्छा लगा होगा। चलिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए अब रीजनिंग पोर्शन हमारे पास आता है। रीजनिंग में सबसे पहले प्राइड, प्राइड जो होता है लाइंस का जो ग्रुप होता है उसको प्राइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइड। और पैक जो होता है वो किसका ग्रुप होता है? चलिए बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वुल्फ का होता है या गोट का होता है, काउ का होता है या फिर डॉग का होता है? तो ये जो पैक होता है वो वुल्फ का होता है। किसका होता है? वुल्फ का होता है, आपको याद रखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो आता है आप अपना टेस्ट कीजिए, स्कोर आपको कितना स्कोर हो रहा है वो भी आप कमेंट में बताएंगे, जरूर बताएंगे। आई जो है सी, मतलब आईज किस लिए होती है? देखने के लिए। और कान किसके लिए होते हैं? वो होते हैं सुनने के लिए, राइट। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से फाइंड करो ऑड वन आउट कौन सा है। चलिए ये देखें, यहाँ पे जो दिया है 121 169 144196, तो यहाँ पे सिंपली आप अगर इसमें कौन सा है 11 का स्क्वायर 11 मल्टीप्लाई बाई 11, हाँ हाँ 11 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना आता है? ये आता है 121। ये आता है 13 मल्टीप्लाई बाई 13, ये 13 मल्टीप्लाई बाई 13 इसके बराबर आता है। और ये आता है 12 मल्टीप्लाई बाई 12। तो ये दोनों जो हैं ये स्क्वायर, तीनों के तीनों स्क्वायर हैं। ऑड वन यही वाला ऑप्शन 196 ये ऑड वन है, राइट। बाकी सब के सब स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइंड ऑड वन आउट। इसमें से भी ऑड वन जो है वो निकाल दें आप। कॉपर है, प्लास्टिक है, आयरन है, फिर सिल्वर है। देखो आयरन मेटल, कॉपर मेटल, सिल्वर मेटल, तो एक ही ऑप्शन है प्लास्टिक, ये मेटल नहीं है, राइट। कंप्लीट द सीक्वेंस गिवन बिलो। इस सीक्वेंस को कंप्लीट कीजिए। 5 और 11 के बीच में कितना गैप आ रहा है? 6 और इसके बीच में कितना आ रहा है? 12 का गैप आ रहा है। 6 2 12 और 12 2 24, हाँ 12 2 मल्टीप्लाई 2 2 हो रहा है 12 2 24, यहाँ 24 का आ रहा है। 24 2 कितना होता है? 48 का गैप आ रहा है यहाँ पे। 48 2 कितना होता है? 48 2 96 का गैप आना चाहिए यहाँ पे। तो 95 प्लस 96 कितना आएगा? ये आएगा 11, यहाँ आएगा 1 9 18 और 19 191। ये वाला पार्ट बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे गैप आ रहा था। इधर पहले कितना आया? 6, फिर 12 का आया, फिर 24 का आया, फिर 48 का आया, फिर 48 मल्टीप्लाई बाई 2 96 का आया, राइट। तो ये गैप हमारे पास राइट है। नेक्स्ट आता है, इस सीक्वेंस को भी कंप्लीट करना है हमने। ये 2 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 21 आता है, फिर 22 आता है, फिर हमारे पास आता है 966। इसमें गैप क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, इधर थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये 4 1 और ये आ रहा है इसमें राइट आंसर। अगर हम मैं करूँगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 3 6, राइट। 2 3 6, फिर 6 प्लस 1 कितना आता है? 7, और 7 3 21, 21 प्लस कितना होता है? 1 कितना होता है? 22। हाँ ये सीक्वेंस बन रही है। देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आया? 6, फिर 6 में प्लस 1 कर दूंगा, आया अगले वाला 7, फिर 7 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, पहले 3 से ही कर रहे हैं ना। 7 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आता है? ये 21, और प्लस 1 कर दूंगा, कितना आएगा? 22। अब 22 को मैंने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, बनेगा 66। 66 प्लस 1 करूंगा, कितना आएगा? 67। बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है, देखो यहाँ पे आ रहा है
9 4 9 16 25। तो 4 जो है स्क्वायर रूट है किसका, 2 का, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 5 5 जार 25 और नेक्स्ट क्या आएगा 6 6 जार 36। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान सीरीज है, यही पूछी जाएगी, ऐसे ही आपको पेपर में पूछा जाएगा, क्योंकि ज्यादा कोई टफ पेपर नहीं होगा। वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर है 10th-12th बेस से, ज्यादा कोई हार्ड लेवल नहीं होगा। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, कंप्लीट द सीक्वेंस। चलिए इस सीक्वेंस को चेक करते हैं, कंप्लीट द सीक्वेंस BEIN। तो आपने लिखना होता है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। मेरे पास जगह कम है, आपने क्या करना होता है, यहां से स्ट्रेट सीधा ये M तक आपने एक ही लाइन में लिखना होता है, फिर N से आगे आपने इसके उल्टा लिखना होता है। दूसरी लाइन ये लिखा ना आपने, यहां तक M तक, यहां से फिर यहां से स्टार्ट करना है, N से यहां तक आपने लिखना है दूसरी लाइन में, ताकि आपको वहां से इजी हो जाता है ये नंबर निकालना है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपको चेक करना है। देखो B से इसने E तक कितने छोड़े हैं, B से E तक पहले +2 किया इसने, राइट। फिर E से इसने क्या लिखा है, I लिखा है, EFGH और I लिखा, मतलब +3 किया इसने। फिर I से क्या लिखा है इसने, I से N लिखा है, 1 2 3 4 +4 किया इसने और N लिखा। अब क्या करने वाला है, ये ऑब्वियसली बात है 5 करने वाला है, मतलब O भी काटेगा 1 2 3 4 5, S भी काटेगा, तो राइट आंसर क्या आएगा, टी आएगा। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी होती है। नेक्स्ट देखो आपके पास आता है ACFJO, ये सीक्वेंस क्या आ रहा है, तो आपको फिर से वही लिखना है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो देखो ए से क्या लिखा है इसने, ए से +1 किया इसने, फिर सी से इसने आगे क्या लिखा है एफ, तो मतलब +2 किया इसने, राइट। फिर एफ से क्या लिखा है इसने जे, मतलब +3 किया है इसने। फिर जे से क्या लिखा है ओ, मतलब +4 किया इसने। अब ओ से आगे क्या लिखने वाला है, मतलब +5 करने वाला है, ओ को छोड़ के +5, ये 4 और टी छोड़ देगा ये 5 छोड़ देगा, तो यू लिखेगा यू, तो यू इज द राइट आंसर, राइट। अब देखो यहां पे लिखा है इफ कैट, कैट का मतलब है BDU, कैट का मतलब क्या है BDU, देन डॉग का मतलब क्या होगा, देखो कैट से आगे क्या लिखा है इसने, C से D लिखा, A से B लिखा और T से U लिखा, मतलब अगले वाला लिख रहा है, तो D से क्या लिखेगा, D की जगह आएगा E, O से आगे क्या आएगा P, EP, और G से आगे क्या आएगा H, EPH, विच वन, EPH इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बता रहा है इफ, अगर स्काई को ले रहा है TLZ, देन पेन को क्या लेगा, फिर आगे कर रहा है A, P से आगे आएगा Q, E से आगे आएगा F और N से आगे आएगा O, QFO, तो कहां पे है QFO इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आपको ध्यान रखना है। ए मैन वॉक, ये हमारे पास डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आपको फटाफट ये डायरेक्शन में अपनी क्वेश्चन बुकलेट पे लिख देना है, उसके बाद आपने स्टार्ट करना है। ए मैन वॉक 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, उसने नॉर्थ की तरफ क्या किया, 10 मीटर चला, मतलब यहाँ से चल रहा था वो, साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रहा है, कितना चला 10 मीटर, आपको याद रखना है 10 मीटर। फिर क्या किया इसने, देन 10 मीटर ईस्ट, फिर उसने टर्न लिया ईस्ट की तरफ और चला 10 मीटर, कितना चला 10 मीटर। फिर यहां से टर्न लिया उसने, आया 10 मीटर किसकी तरफ, साउथ की तरफ। वेयर इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कहां है, देखो ये होती है हमारे पास डायरेक्शन, ये होती है बीच में कौन सी डायरेक्शन, देखो 8 डायरेक्शनें होती हैं, 8 डायरेक्शनें होती हैं, ये होती है नॉर्थ वेस्ट, ये होती है नॉर्थ ईस्ट, ये होती है हमारे पास साउथ ईस्ट और ये होती है हमारे पास साउथ वेस्ट। तो आप मुझे बताएं वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, भाई वो 10 मीटर दूर है, कितना मीटर दूर है 10 मीटर दूर है। और किसकी साइड है, ईस्ट की साइड है या फिर वेस्ट की साइड है, तो भाई ईस्ट की साइड है, तो 10 मीटर दूर ईस्ट की साइड है, सी पार्ट इज द राइट आंसर, राइट। अब नेक्स्ट क्या बता रहा है, ए पर्सन वॉक 20 मीटर ईस्ट, अब ये क्या चल रहा है 20 मीटर ईस्ट की तरफ चल रहा है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, 20 मीटर उसने चला ईस्ट की तरफ, फिर क्या किया देन नॉर्थ, फिर ये नॉर्थ की तरफ मुड़ा,
कितना चला 15 मीटर, राइट 15 मीटर। फिर उसने क्या किया, वेस्ट की तरफ चला, फिर यहां से मुड़ के ये वेस्ट की तरफ आया, कितना, फिर 20, ये 20 मीटर आया, राइट 20 मीटर आया। फाइनल पोजीशन क्या होगी उसकी बताओ, फाइनल पोजीशन उसकी क्या होगी, देखो ऐसे ऐसे चला ये, तो मतलब नॉर्थ साइड ही है ये, तो मतलब फाइनल पोजीशन वो 15 मीटर, 15 मतलब ये देखो ये 15 मीटर नॉर्थ की साइड गया था, इधर भी कितना दूर है ये 15 मीटर ही दूर है, तो सबसे पहले 15 मीटर नॉर्थ ही होगा, ये डी पार्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि ऊपर नॉर्थ साइड है, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता रहा है ए फादर ऑफ बी, ए फादर ऑफ बी, फादर को ऊपर लिखा जाता है, ए जो है वो फादर है किसका, बी का, बी नीचे, फादर को ऊपर, बी जो है नीचे, ये फादर, ए फादर है किसका, बी का, और बी इज सिस्टर ऑफ सी, बी जो है वो किसकी सिस्टर है, सी की सिस्टर है, राइट। ये आपस में क्या है, ब्रदर और सिस्टर, ये एक लाइन में रहते हैं, फादर ऊपर रहता है, ग्रैंड फादर उधर से भी ऊपर रहता है, और ब्रदर जो है वो साथ में रहते हैं, और अगर सन वगैरह आए तो वो उनसे नीचे आते हैं। बता रहा है सी इज फादर ऑफ डी, देखो सी जो है वो किसका फादर है, डी का फादर है, सी इज फादर ऑफ डी, तो डी आया सी का बेटा या फिर बेटी, तो हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए जो है वो डी का क्या होगा, देखो ग्रैंड में चला गया, अब ये जो है इसका बेटा है, ये जो है इसका बेटा है, तो बेटे का बेटा वो क्या होगा, ग्रैंड सन, तो मतलब ये ऊपर क्या है, ये दादा बैठा हुआ है, ये है ग्रैंड फादर, बी पार्ट इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट बता रहा है रवि इज ए ब्रदर ऑफ सीता, रवि जो है वो किसका ब्रदर है, तो एक ही लाइन में सीता का, एक ही लाइन में आएंगे। सीता इज मदर ऑफ अमन, सीता जो है वो किसकी मदर है, अमन की मदर है, तो अमन नीचे आएगा, सीता ऊपर आएगी। हाउ इज रवि रिलेटेड टू, तो रवि जो है देखो ये जो है रवि और ये क्या है आपस में भाई बहन है, राइट भाई बहन है, और ये जो बहन की लड़की है ये जो सीता इज मदर ऑफ अमन, लड़की है या फिर लड़का है, तो ये जो है ये सीता जो है इसकी माँ है, तो ये जो है इसके साथ रवि के साथ ए जो है वो रवि के साथ क्या रिलेशन रखेगा, अंकल का रिलेशन होगा, या तो ये मतलब मामा होगा उसका, राइट, तो ये आएगा अंकल, बी पार्ट इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट आता है विच रिलेशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है। चलिए ट्री जो है वो एनिमल्स के साथ अच्छा रिलेशन है, डॉग जो है वो एनिमल्स है, या फिर कैट जो है वो प्लांट है, या फिश जो है वो फिर बर्ड है, तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या आ सकता है, इसका राइट आंसर फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या है। देखो ट्री जो है वो एनिमल नहीं है, फिश जो है वो बर्ड नहीं है, कैट जो है वो प्लांट नहीं है, तो राइट आंसर जो है वो डॉग जो है वो एनिमल है, राइट। चलिए कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अभी इंग्लिश का पोर्शन बचा हुआ है उसको भी करना है। देखो विच ग्रुप बिलोंग्स टू सेम कैटेगरी, इसमें से कौन सा ग्रुप जो है वो सेम कैटेगरी में बिलोंग करता है, रोज, लोटस और लिली, काउ, टेबल और गोट, ये गलत है, एप्पल, चेयर और मैंगो, ये गलत है, टाइगर, बस और लाइन, ये भी गलत है। रोज, लोटस और लिली सारे क्या हैं, ये फ्लावर हैं, ठीक है, राइट, ये फ्लावर हैं, तो यही ए पार्ट इज द राइट आंसर, यही सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, राइट। अब आता है नेक्स्ट कंप्लीट द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को कंप्लीट करें आप, देखो इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना, 8, 27, 64, 125, बिल्कुल आसान लग रहा है। 8 जो है यहाँ पे मुझे पहले स्क्वायर रूट दिया था, यहाँ पे क्यूब रूट की बारी आ गई है। 2 का क्यूब किसके बराबर होता है, 8 के बराबर। 3 का क्यूब किसके बराबर होता है, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। 4 का क्यूब 4 4 जार 16, 16 4 जार 64। 5 का क्यूब आता है 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, और 6 का क्यूब आता है 6 6 जार 36, 6 36 मल्टीप्लाई बाय 6 आता है 216, तो 216 इज द राइट आंसर, ये चल रहा है क्यूब रूट, क्यूब चल रहा है ये, सॉरी क्यूब, राइट। नेक्स्ट आता है इफ बुक इक्वल्स टू CPPL देन पेन इक्वल्स टू, अगर बुक जो लिखी है वो किसके रिलेटेड है, CPPL से है, तो देन पेन किसके होगा। देखो बी से आगे क्या लिखा है, सी लिखा है, पी से आगे क्या लिखने वाला है, क्यों लिखने वाला है, और ई से आगे क्या लिखने वाला है, एफ लिखने वाला है, क्योंकि यहाँ ओ के आगे क्या है, पी है, ओ के आगे पी है, के आगे क्या होता है, एल होता है, तो एन के आगे क्या होगा, एन के आगे होगा ओ, तो क्यू एफ ओ इज द राइट आंसर, ये शायद पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। तो नेक्स्ट सीरीज आती है हमारे पास कंप्लीट द सीक्वेंस, अब इस सीक्वेंस को कंप्लीट करो। देखो ये है 1, ये स्क्वायरिंग वाला आ रहा है 1, फिर आता है 2 2 जार 4,
फिर 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 5 5 जार 25 और 6 6 जार 36। सी पार्ट इज द राइट आंसर। ये थी रीजनिंग की हमारी कंप्लीट मैराथन क्लास। अब हमारे पास बचता है फाइनल इंग्लिश, राइट। इंग्लिश को हम करेंगे यहाँ पे सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं हम। आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए आप, ताकि हम आपके लिए क्लासेस बनाते रहेंगे। रात को हम आपके लिए क्लासेस जो है बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज है कि आप शेयर करें। इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। कमेंट कीजिए और नेक्स्ट क्लास आप, हाँ, एक ग्रैंड मैराथन हम फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का ला रहे हैं मैथमेटिक्स पे। कंप्लीट मैथमेटिक्स हम करने जा रहे हैं इस संडे को। आपको उस क्लास में भी सपोर्ट दिखाना है और उसमें भी आपको अपना शेयर डालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश में, ही इज MLA ऑफ दिस एरिया। वो इस एरिया का MLA है। तो वो इस MLA, यहाँ पे M जो है वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा क्या लगता है? हमेशा लगता है A। बट एक्सेप्शन, जहां पे कॉन्सोनेंट वावल की साउंड प्रोड्यूस करेगा वहां पे एन लगता है। एम किसकी आवाज दे रहा है? आ की आवाज दे रहा है। तो यहाँ पे MLA के साथ लगने वाला है एन एंड सी पार्ट इज द राइट आंसर। इट इज द एक्सेप्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, राइट। और वावल, सब वावल के साथ क्या लगता है? एन लगता है। लेकिन कुछ वावल ऐसे होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं कॉन्सोनेंट की। कौन सी? कॉन्सोनेंट की। जैसे या फिर यू की, याद रखना आपने, यू की, जो यू की साउंड प्रोड्यूस करेगा उसके साथ ए लगता है। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनेस्को, ये सारे के साथ क्या लगता है? इनके साथ लगता है ए, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है डैश डैश। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, डैश डैश हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। हिमालय जो हैं वो वर्ल्ड में हाईएस्ट माउंटेन्स हैं। इधर क्या लगेगा? नो आर्टिकल, द, ए, एन। तो यहाँ पे लगेगा, देखो यहाँ पे लगेगा सीधा सीधा दा। क्यों लगेगा दा? तो आपको याद रखना है, दा लगता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। सुपरलेटिव डिग्री के साथ यहाँ पे लिखा है हाईएस्ट माउंटेन, हिमालयाज, हाईएस्ट माउंटेन, सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है, तो यहाँ पे लगेगा द हिमालयाज आर हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगता है, यूनिकनेस के साथ दा लगता है, स्पेशल पर्सन के साथ दा लगता है, फिर दा लगता है हॉली बुक्स के साथ दा लगता है, रिवर के साथ दा लगता है, वननेस के साथ दा लगता है, हॉली बुक्स इनके साथ दा लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगता है, और कंटिनेंट्स के साथ दा लगता है, और फिर आपके साथ यूएसए है, यूके है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज जब एक वर्ड दिया जाएगा उसके साथ भी दा लगता है। ये आपको याद रखना है। चलिए, और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के साथ भी क्या लगता है? दा लगता है, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, चूज द साइनोनिम्स ऑफ रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का साइनोनिम्स क्या है? चलिए बताइए, बताइए। बिल्कुल आसान है। रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है? रिलेक्टेंट का मतलब होता है, पहले आपको साइनोनिम, साइनोनिम का मतलब होता है सेम वर्ड बताना है आपने, जिसका मीनिंग सेम हो। वर्ड डिफरेंट हो बट मीनिंग सेम हो। रिलेक्टेंट का मतलब होता है कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो जाने के लिए तैयार ही नहीं। जब हम बताते हैं ना, चलो मेरे साथ यार कहीं चलते हैं, तो वो विलिंग ही नहीं है, मतलब नॉट विलिंग। तो यह रिलेक्टेंट का मतलब होता है कि हैप्पी नहीं, एक्टिव नहीं, विलिंग नहीं, अनविलिंग। अनविलिंग इज द राइट साइनोनिम्स ऑफ रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का मतलब है अनविलिंग, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है, चूज द साइनोनिम्स ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है काफी मिकदार में, काफी मिकदार में, बहुत ज्यादा तादाद में। अबंडेंट मटेरियल हमारे पास मौजूद है, बहुत ज्यादा मटेरियल हमारे पास मौजूद है। रेयर, रेयर होता है कम नहीं, वीक, वीक कम होता है कम, प्लेंटी या फिर स्केयर, स्केयर होता है घाटा, कमी, पेशी, कमी होना। तो यहाँ पे प्लेंटी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यही साइनोनिम्स है अबंडेंट का, राइट। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है, चूज द एंटोनियम ऑफ हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का एंटोनिम्स बताइए। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? क्या एंग्री होता है, फ्रेंडली होता है, वायलेंट होता है या फिर स्ट्रिक्ट होता है? तो आपको इसका याद रखना है। हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? अनफ्रेंडली, मतलब वो फ्रेंडली नहीं है, वो मतलब अग्रेसिव है, या फिर फ्रेंड्स का अपोजिट मतलब होता है, अग्रेसिव मतलब होता है। तो यही हॉस्टाइल का मतलब होता है, अनफ्रेंडली उसका मतलब होता है। तो एंटोनियम्स क्या आएगा? एंटोनियम हॉस्टाइल का क्या एंग्री आएगा? नहीं, ये तो साइनोनिम्स है। वायलेंट, ये भी साइनोनिम्स है। स्ट्रिक्ट, ये भी साइलेंट साइनोनिम्स है। और यहाँ पे फ्रेंडली इसका एंटोनिम्स आएगा, क्योंकि हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली, राइट।
चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है एंटोनियम्स आता है परमानेंट का। परमानेंट होता है मुकम्मल, या फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड परमानेंट होता है। यस, ये तो साइनोनियम्स है, ये भी नहीं आएगा। स्ट्रांग, स्ट्रांग परमानेंट स्ट्रांग होता है, ये भी साइनोनियम्स है। लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग है, ये भी कंटिन्यूस है, कंटिन्यूअस है, परमानेंट है, ये भी जो है साइनोनियम्स है। तो हमें एंटोनियम्स ढूंढना है, तो परमानेंट का आता है टेम्परेरी, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है ही इज फॉन्ड म्यूजिक, ही इज फॉन्ड डैश डैश म्यूजिक, वो म्यूजिक का शौकीन है, वो म्यूजिक का शौकीन है। तो म्यूजिक का शौकीन, म्यूजिक के साथ क्या लगता है? ही इज फॉन्ड विद म्यूजिक, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ही इज फॉन्ड ऑन म्यूजिक, ही इज फॉन्ड एट म्यूजिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आता है, जब भी म्यूजिकल कोई चीज आए, म्यूजिकल बात आए, तो वहां पे लगता है ऑफ, और ये बनता है ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक के लिए ऑफ, और पार्टनर्स वगैरह के लिए विद, और यहाँ पे ऑन आपको पता ही है, ऑन किसके लिए लगता है? डेज, डेट वगैरह एटसेट्रा के लिए ऑन लगता है। एट लगता है जब स्पेसिफिक जगह के लिए बात की जाए, या फिर सब्जेक्ट के लिए बात की जाए, मतलब जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एट फिजिक्स, ही इज गुड एट फिजिक्स, ही इज गुड एट केमिस्ट्री, ठीक है, वहां पे लगता है एट, राइट। और आपके पास म्यूजिक वगैरह के लिए क्या यूज होता है? ऑफ यूज होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, शी इज मैरिड डैश डैश ए डॉक्टर, उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई है। मतलब डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन, जहां पे भी डायरेक्शन यूज होता है वहां पे क्या लगता है? विद, फॉर, टू और बाय। तो जहां पे डायरेक्शन यूज होता है वहां पे यूज होता है टू। शी इज मैरिड टू ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर से शादी, उसकी एक डॉक्टर से शादी हुई है। याद रखना है आपने। फॉर किसके लिए लगता है? फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, याद रखना है आपने। और बाय लगता है पैसिव वॉइस में, किसमें? पैसिव वॉइस में, राइट। चलिए नेक्स्ट जो आता है, इफ आई डैश डैश रिच आई वुड हेल्प द पुअर, अगर मैं अमीर होता तो आई वुड हेल्प द पुअर। तो डैश डैश, इफ आई डैश डैश रिच, बी आएगा, वर आएगा, वाज आएगा, या एम आएगा। चलिए बताइए इसमें राइट वर्ब क्या आ सकता है? तो अगर इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, यहाँ पे जो ये आ रहा है ना, आई वुड हेल्प द पुअर, यही लगा रहा है वर, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास, बाय नेक्स्ट ईयर शी डैश डैश हर डिग्री, अगले साल शी डैश डैश हर डिग्री, वो अपनी डिग्री क्या करेगी? कंप्लीट करेगी। विल कंप्लीट, कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीटेड, या कंप्लीट्स। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो फ्यूचर में वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर देगी। क्या बता रहा है ये? बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव कंप्लीटेड हर डिग्री, अगले साल तक वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुकी होगी, कंप्लीट कर चुकी होगी। तो विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीटेड, फ्यूचर परफेक्ट है ये, क्या है? फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव कंप्लीटेड, अगले साल तक वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुकी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे शी विल हैव कंप्लीटेड हर डिग्री, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है, डैश डैश ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, डैश डैश ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, कुछ स्टूडेंट्स क्लास में एब्सेंट थे, राइट। तो कुछ को क्या लिखेंगे हम? चलिए बताइए, कुछ को क्या लिखेंगे हम? क्या आप मैनी लिखेंगे, लिटिल लिखेंगे, सेवरल लिखेंगे, या फिर मच लिखेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? इसका राइट आंसर है सेवरल। क्या है? सेवरल। सेवरल क्यों आ रहा है? क्योंकि सारे तो नहीं है ना, सारों में से कुछ, मतलब अगर 10-15 क्लास में बच्चे होंगे तो 10-15 में से 2-3 एब्सेंट होंगे। ये जो 2-3 है थोड़े बहुत, उसके लिए यूज वर्ड होता है सेवरल। मेनी होता है बहुत ज्यादा के लिए, और मच होता है, मेनी होता है काउंटेबल नॉन के लिए। किस लिए? काउंटेबल, जो काउंट कर सके हम, काउंटेबल नॉन के लिए। और ये मच होता है अनकाउंटेबल के लिए। किसके लिए? अनकाउंटेबल नॉन के लिए यूज होता है। जैसे पानी, आप कितना पानी पिएंगे? हाउ मच वाटर यू हैव टू ड्रिंक, आप कितना पानी पिएंगे? पानी गिनेंगे क्या आप? या फिर सैंड है, एयर है, ये सारों के लिए लगेगा मच। सेवरल लगता है, सेवरल लगता है मतलब काउंटेबल, और काउंटेबल में से किन, मतलब जो 2, 3, 4, 5 ऐसे, मतलब ज्यादा में से थोड़े कम, ज्यादा में से थोड़े कम जब यूज होंगे तो सेवरल। लिटिल लगता है बहुत छोटा, लिटिल आएगा आपके पास बहुत स्मॉल चीज के लिए। लिटिल भी यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए, जब छोटी चीज हो और अनकाउंटेबल हो, जिसको हम गिन ना सकें, उधर यूज होता है लिटिल। याद रखना है आपने। मेनी यूज होता है काउंटेबल नॉन के लिए, राइट। चलिए नेक्स्ट जो आता है आपके पास,
देयर इज डैश डैश वाटर इन द बोतल। बताइए इसमें क्या राइट आंसर है। बता रहा है कि बोतल में बहुत कम पानी है, तो बहुत कम पानी, पानी के लिए क्या लगेगा, क्या लगेगा, लिटिल लगेगा, फ्यू लगेगा, ये नहीं लगाया, सेवरल लगेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि पानी के लिए जो यूज होगा वो क्या होगा, चलिए लिटिल, क्या यूज होगा, लिटिल। देयर इज ए लिटिल वाटर इन द बोतल, देयर इज लिटिल वाटर इन द बोतल, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर क्या है, वाटर है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल, इसलिए जो यूज होगा वो लिटिल वाटर, थोड़ा बहुत पानी जो है वो मौजूद है। फ्यू लगता है काउंटेबल के लिए, इसीलिए यहाँ पे फ्यू, फ्यू वाटर को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे लिटिल लग रहा है। अगर यहाँ पे होता है देयर आर डैश डैश बॉयज इन द क्लास, इन द क्लास, देयर आर, फिर लिख दिया फ्यू बॉयज, बॉयज को आप गिन सकते हैं, तो फ्यू बॉयज इन द क्लास, राइट। ये होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब स्पेलिंग जो है वो करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, ओकेशन, ओकेजन, ओकेजन, ओकेजन। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन है इसका, है OCCASION, एक ही एस होता है, दो नहीं होते हैं, डबल सी लगा है एक बार तो एस एक ही लगेगा, OCCASION, OCCASION इज द राइट आंसर, डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो बता रहा है, नेक्स्ट भी स्पेलिंग को करेक्ट करना है। सेपरेट, सेपरेट की स्पेलिंग क्या होती है, यहाँ पे भी चूज करना हमने, SEPARATE, सेपरेट। ये वाला ऑप्शन कौन सा है, SEPARATE, सेपरेट, SAPARATE कौन सा, ये वाला, एक ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है, और ये वाला भी SE, ये वाला SEPARATE, ये दो सेम है, तो ये दो सेम है, तो राइट आंसर कौन सा है, SEPARATE, SEPARATE, दोनों सेम है, तो ये दोनों ऑप्शन राइट है, राइट। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है, ईच ऑफ द बॉयज हैव डन देयर वर्क्स, ईच ऑफ द बॉयज हैव डन देयर वर्क्स, हर लड़के ने अपना काम किया है। चलिए बताइए इसमें जो है हमने क्या करना है, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉय, इसमें हमने इसको करेक्शन देना है, ईच ऑफ द बॉयज हैव डन। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या आ सकता है, अब बॉयज हैं, ईच ऑफ द बॉय, यहाँ पे सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो ये यहाँ क्या लगने वाला है, आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हमेशा यूज होता है हैज, आपको याद रखना है, और फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के साथ लगता है हैव, ठीक है। और साथ में आपके पास क्या होता है, प्लूरल जो होते हैं, प्लूरल के साथ हमेशा यूज होता है हैव। अब यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज का मतलब क्या है, हर लड़के ने, हर लड़के ने, हैव डन देयर वर्क, अपना काम किया है, तो इसका जो राइट आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज, यहाँ पे ईच हर एक लड़के ने, हर एक मतलब इंडिविजुअल बात कर रहा है, हर एक मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब सिंगुलर, और थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, तो हैव की जगह क्या लगने वाला है, हैज लगने वाला है, ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क, तो यहाँ पे ए पार्ट इज द राइट आंसर मेरे हिसाब से। चलिए ए पार्ट इज द राइट आंसर, यही बिल्कुल राइट आंसर है। शी इज मोर टॉलर देन हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से ज्यादा लंबी है, शी इज टॉलेस्ट देन हर सिस्टर, शी इज टॉलर देन हर सिस्टर, शी इज टॉलर, शी इज मोर मोर टॉल देन हर सिस्टर, शी इज मोस्ट टॉल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है शी इज टॉलर देन हर सिस्टर, मोर नहीं आने वाला, मोर क्या होता है भाई, शी इज टॉलर देन हर सिस्टर, सीधे सीधे वो अपनी बहन से लंबी है, राइट। शी इज यूज टू वेक अप अर्ली, उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है, मतलब वो सुबह सवेरे जगती है, वो सुबह उसको जल्दी उठने की आदत है। ही इज यूज टू, जब भी यूज टू वर्ड यूज होता है, याद रखना है आपने, ये मॉडल है, ये क्या है, मॉडल है, तो ये यूज टू जब यूज होता है तो उसमें याद रखना वर्ब की लगती है फर्स्ट फॉर्म, और साथ में लगता है ING, तो यहाँ पे वेक की जगह लगेगा वेक, और साथ में लगेगा ING, तो बनेगा वेकिंग, WAKING, फर्स्ट फॉर्म वेक, WAKE, लेकिन के ई की जगह हम लिखेंगे ING, तो बनेगा वेकिंग। तो ही इज यूज टू वेकिंग अर्ली, ही इज यूज टू वेकिंग अर्ली। बताइए इसका राइट आंसर क्या है, ही इज यूज टू वेक अर्ली, ये तो नहीं आने वाला, ये भी दो में से एक राइट आंसर है, तो कौन सा राइट आंसर है, चलिए बताइए। इसका जो राइट आंसर है,
ही इज यूज टू वेकिंग अप अर्ली, उसको सुबह सवेरे उठने की आदत है, राइट। ही इज यूज टू वेकिंग अप अर्ली, उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। बस आपको याद रखना है यूज्ड टू के साथ हमेशा यूज होता है V1 प्लस ING, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, आई प्रेफर टी देन कॉफी, आई प्रेफर टी टू कॉफी, आई प्रेफर टी ओवर कॉफी, आई प्रेफर टी फॉर कॉफी, आई प्रेफर टी देन कॉफी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या आ सकता है, चलिए बताइए। वो बता रहा है मैं प्रेफर करता हूँ चाय को काफी से, मतलब काफी को वो प्रेफर नहीं कर रहा है बल्कि किसको प्रेफर कर रहा है, चाय को। मतलब उसको बोल रहा है कि मुझे काफी से ज्यादा चाय पसंद है, बस ये इसका सिंपल मीनिंग है, मुझे काफी से ज्यादा चाय पसंद है। तो बताओ उसका राइट आंसर क्या आएगा। आई प्रेफर टी टू, डायरेक्शन बता रहा है ना, मुझे काफी से, जब भी डायरेक्शन चाय काफी से ज्यादा चाय पसंद है, डायरेक्शन बता रहा है काफी से ज्यादा मुझे ये चाय पसंद है, तो डायरेक्शन में आपके पास यूज होता है टू। क्या यूज होता है, टू। देन की जगह क्या यूज होगा, टू। तो आई प्रेफर टी देन कॉफी, ए पार्ट इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट आता है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का करेक्ट मीनिंग बताओ। क्या होता है ट्रांसपेरेंट का मतलब, क्या क्लियर होता है, डर्टी होता है, डार्क होता है या ओपेक होता है। डर्टी नहीं हो सकता, गंदा नहीं हो सकता, डार्क नहीं हो सकता, अंधेरा नहीं हो सकता, ओपेक मतलब ब्लॉक करने वाला नहीं हो सकता। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल क्लियर, राइट। तो क्रिस्टल क्लियर जो है वो ए पार्ट इज द राइट आंसर। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है क्लियर कट, बिल्कुल। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का करेक्ट मीनिंग क्या है, चलिए बताइए। फ्रेजाइल का करेक्ट मीनिंग क्या है। फ्रेजाइल का मतलब क्या, हैवी होता है, स्ट्रांग होता है, इजिली ब्रोकन होता है या फिर लार्ज होता है। तो फ्रेजाइल का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए, तो उसको बोलते हैं इजिली ब्रोकन, राइट इज द राइट आंसर। होप आपको ये मैराथन आपके लिए यूजफुल रहा होगा और मुझे उम्मीद है कि इस मैराथन से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। इस क्लास को दूसरों तक पहुंचाइए। इस क्लास को हम ये करते हैं दी एंड। आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में अगर कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। अगर पीडीएफ आपको रिक्वायर है तो आप डीएम कर सकते हैं हमें इस नंबर पे। हम फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। फॉरेस्ट एग्जाम के बाद हम सीधे सीधे जो है FAA का सिलेबस कवर करने वाले हैं और FAA का सिलेबस हम पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं और आपको फ्री यहाँ पे प्रोवाइड की कराई जाएंगी क्लासेस। बस आपको शो कराना है सपोर्ट। नेक्स्ट क्लास तक आपको करना होगा इंतजार। गुड बाय।